जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को। दोस्तों, आज से हम लोग है हिस्ट्री का पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन हम लोग देखेंगे। इसमें थ्योरी होता है और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, वो सब हम करेंगे। पहले इसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए आज से देख लीजिए, ये 2026 का है। आज से हम लोग 2026 का हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। ये सब चैप्टर सबका दिया गया है। तो आइए हम लोग प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन इतिहास में पहला पहला है टॉपिक पाषाण काल। तो इसका पहला टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल का इसका नोट्स देखेंगे, इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे। आइए देखते हैं। जिस काल में, एक मिनट, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में इस में लिपि के साक्ष्य तो है, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उनमें सीधे या पूर्ण अर्थ, नाम, तिथियां आदि निश्चित नहीं हो पाते हैं। यथापि कुछ सीमित निष्कर्ष निकाले गए हैं। जब से पढ़े जा सकने योग्य लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता आहार, जोड़वे आदि लेखन के अभाव में प्रायः ताम्र पाषाण या प्रागैतिहासिक चरण में रखी जाती है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व को द्वितीय नगरीकरण या प्रारंभिक ऐतिहासिक विकासों को प्रमुख मोड़ माना जाता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल। इसमें उपकरण क्रोड उपकरण होते थे, जिसमें हस्त कुठार, खंडक, विदर्णी आते थे। मध्य पूरा पाषाण काल, ये फलक उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। तथा उच्च पूरा पाषाण काल, ब्लेड आधारित उपकरण, जिसमें आता था तीक्ष्णी, खुरचनी आदि। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में पड़ता है। सोहन नदी घाटी से चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम तमिलनाडु के चेन्नई के समीप पल्लवरम तथा उसके बाद अतिरम्पक्कम से मद्रास हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर, स्क्रैपर आदि है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स उपकरण प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरम्पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में एच.डी. टेरा एवं टी.टी. पीटरसन के नेतृत्व में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से उच्च पुरा पाषाण काल के यहाँ देखेंगे। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से उच्च पुरा पाषाण काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिले। कहाँ से? तो लोहदा नाला क्षेत्र से, जो संप्रीति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा स्मारक संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति या फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्जाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे शिकार और भोजन संग्रह दोनों पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस अथवा फल कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चे मांस खाते थे। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी होते थे। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कैंपबेल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के सोहगी घाट या कैमूर क्षेत्र से शैल चित्र का खोज निकाला। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। मध्य पाषाण काल का कैसा होता था? सूक्ष्म और छोटे औजार होते थे। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगते हैं। मानव का जो अस्थि पंजर था वो मध्य पाषाण से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंघनाज एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो है झील क्षेत्र, बुचरखाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान सह आवास क्षेत्र में बटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से मुख्यतः साथ ही कब्रों एवं झील निक्षेप से भी हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। कहाँ से? तो ये कब्रिस्तान सह आवास क्षेत्र से, बुचरखाना संकुल क्षेत्र से, महदहा के। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नहराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों में हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों परतों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल की एक साथ दफनाए हुए मिलते हैं। शेष समाधान में एक एक कंकाल मिलते हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहराय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव शव एक साथ दफनाए गए हैं। सराय नहराय में 4 मानव एक साथ दफनाए गए थे और ये दमदमा में 3 शव एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित होती थी। कब्रें छिछली तथा लंबोदरी या आयताकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाण कालिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त
17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत-विक्षत अवस्था में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेकहिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण संक्रमण काल, यानी कि जो मध्य पाषाण काल खत्म होने वाला था तब से प्राप्त होने लगते हैं, जबकि व्यवस्थित पशुपालन को नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अब तक लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्रकारी प्राप्त हुई है। इसमें से यूनेस्को ने 243 को क्रमांक प्रदान किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ये कहाँ है? भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम खदानों को उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यानी कि नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल या धान के साक्ष्य वाला स्थल कुल्डिया हवा प्रयागराज जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित माना जाता है। चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। मेहरगढ़ से नवपाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण पूर्व हड़प्पा सभ्यता तक का सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास मतलब गड्ढे वाला घर का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में एच.डी. टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुप्त कराल जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। गुप्त कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार का गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो बिहार में है, वहां से नवपाषाण कालिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण काल से संबंधित राख के टीले कर्नाटक के बल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुई। पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले प्राप्त मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय में मौसमी शिविरों के जले अवशेष होते थे। यानी कि जो ठंडी में जो जलाते थे गर्मी के लिए, उसी का अवशेष मिला है।
उसी का राख के अवशेष मिला। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाण संस्कृति को कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणी का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के संयुक्त प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी एवं पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थल की खुदाई हुई है। ये है आहार, बलाथल, ओजियाना, गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ये बनास संस्कृति कहाँ था? राजस्थान में था, बनास घाटी में स्थित होने के कारण। आहार का प्राचीनतम नाम ताम्बवती आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद, वलाथल, ओजियाना में बस्ती को परकोटा आवरण दीवार से घेरा गया है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति अन्य ताम्रपाषाण संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप से मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, नौदा टोली प्रमुख स्थल है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, जो खरगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन 1957 से 59 में एच डी संकालिया तथा एसबी देव और जेठ डी अंसारी द्वारा कराया गया। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मृदभांडों में मालवा वेयर प्रमुख है, जो सामान्यतः लाल, नारंगी या बफ क्रीम स्लिप पर काले या भूरे रंग से चित्रित ज्यामितीय और अन्य रूपांकनों के साथ मिलता है। कायथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की समकालीन थी। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र में प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी विशिष्ट मालवा वेयर मृदभांडों के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश के कायथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर, वर्तमान में अहिल्यानगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद पुणे जिले में, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नंदुरबार जिला और नासिक जिला। इन पुरास्थलों में जोरवे चरण या स्तर लगभग 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के अवशेष मिलते हैं। कुछ स्थल बहुत चरणीय हैं। अब तक ज्ञात लगभग 200 जोरवे स्थलों में प्रवरा नदी के तट पर स्थित दैमाबाद सबसे बड़ा है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित
बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिलते हैं। पश्चात अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 100 से अधिक घरों और अनेक कब्र पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ कारीगर शिल्पी लोग पश्चिमी छोर पर संभवतः रहते थे, जबकि केंद्र में स्थित 5 कक्षीय मकान को संभवतः मुखिया का निवास स्थान माना गया है। केंद्र के निकट अन्नागार भी मिला है। पूर्वी भारत में घाघरा या सरयू नदी के तट पर गंगा घाघरा संगम क्षेत्र के निकट स्थित चिरांद के अलावा बंगाल में पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के पांडु राजर ढीबी और पूर्व मेदिनीपुर जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल है जहां खुदाई हुई है वे है बिहार में सिनवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोदीदार तस्तरिया और गोदीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। मुख्य अनाजों में गेहूं और जौ का प्रमुख स्थान था। साथ ही ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज की खेती होती थी। चावल के प्रमाण कुछ स्तरों में मिलते हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े ही दक्ष थे और पत्थर का काम अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिका भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा में तकली, घिरनियाँ, स्पिंडल होल्डर्स मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागों भी मिले हैं। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और पक्की हुई मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती जुलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली मिट्टी की वृषभ मूर्ति का यह सूचित करती है कि वृषभ सार धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तिया में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों की हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों को कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र के चाल्कोलिथिक स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में रख के दफनाया जाता था, किंतु दक्षिण भारत में कुछ मेगालिथिक सर्कोफेगस दफनों में प्रायः पूर्व से पश्चिम अभिमुखता मिलती है, पर उत्तर दक्षिण के उदाहरण भी मिलते हैं। यानी कि उसमें पूर्व पश्चिम दिशा में भी दफनाया जाता था और उत्तर दक्षिण दिशा में भी। कहा तो दक्षिण भारत में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंट ब्यूरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान
पश्चिमी भारत में संपूर्ण समाधान एक्सटेंट ब्यूरियल, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल ब्यूरियल, संपूर्ण समाधान तथा ब्यूरियल यूरन ब्यूरियल तीनों प्रकार के दफन मिलते हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश में बुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले प्लेट है। कैथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग से 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसी स्थान में एस्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों के मनकों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं, मतलब घारा उरा में रखा गया है। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्धि खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिपली हल, संगन कल्लू, मास्की, हलूर आदि से ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। वहां पे चरवाहा संस्कृति ज्यादा था। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में पुनर्जीवित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। चलिए, तो ये हो गया है आपका, इसका नोट्स हम लोग देख लिए प्राचीन भारत का। अब इसका है प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए, पहला प्रश्न है, देखेंगे। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी वहां पे आपको दे दिया जाएगा। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्रूस फुट एक थे, क्या थे? तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। शुरू में हम लोग देखे थे, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। आइए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संबंध में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियां के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों हो सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें। कोपेन के संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ये थॉमसन ने किया था। आइए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। डेनमार्क के कोपेन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जुर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? तो ये पुरातात्विक उत्खनन करता थे। तो आंसर ए हो जाएगा। 2023 में आईएएस 2023 में पूछा हुआ है। आइए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अलेक्जेंडर ही, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस और वाल्टर इलियट पुरातात्विक उत्खनन के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इतिहास के क्षेत्र में काम किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार
पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो ये कब से हो गया था? तो मध्यपाषाण काल से ही उत्खनन के आधार पे पशुपालन का साक्ष्य मिलने लगता है। यहाँ देखेंगे मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में, तथा वागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से मिलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखें। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कहाँ है? तो वह स्थान कहाँ पे है? एक तो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश वाला, और बागौर है राजस्थान का। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक महादाहा से हुआ है और एक सराय नहर राय से हुआ है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। मध्यपाषाण कालीन महदाहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से मुख्यतः, साथ ही कब्रों एवं झील निक्षेप से भी हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित, तो हड्डी से निर्मित कहाँ कहाँ हुआ है? हड्डी से निर्मित सराय नहर राय से हुआ है और महादाहा से। मध्यपाषाण काल की बात कर रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित मध्यपाषाण कालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें। तो पश्चिम से पूर्व करना है, तो ये तो महदाहा था, महदाहा यूपी में था, और ये बीरभानपुर तो पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम से पूर्व यानी कि ये तो सबसे पूर्व हो जाएगा, 3 सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि सी और डी में से ऑप्शन हो सकता है। तो या ये पहला स्थान पे होगा, क्योंकि पैसरा ये बिहार में है और लेखैया और ये महदाहा दोनों यूपी में, तो ये महदाहा सबसे उत्तर में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, क्योंकि पहला नंबर पे महदाहा आएगा, उसके बाद लेखैया, उसके बाद ये पैसरा बिहार वाला, और बीरबहानपुर आ जाएगा उसके बाद। ऑप्शन सी हो गया। यहाँ देख लेते इसका व्याख्या। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में मध्यपाषाण कालिक स्थल है महदाहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, और पैसरा बिहार एवं बीरभानपुर पश्चिम बंगाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला है? तो ये दमदमा से मिला है। और 4 वाला कहाँ से मिला था? 4 वाला भी यूपी से ही मिला था, सराय राय नहर से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न स्तरों परतों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिलते हैं। शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिलते हैं। क्वेश्चन 10 देखेंगे। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। खदानों की
उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। भारत में मानव की सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी में मिलता है भारत का। इसका व्याख्या देख लेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो यह है नर्मदा नदी घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये जौ था। यहाँ व्याख्या तक में आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघाम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीज के रूप में क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ बार्ले 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं की भी उगाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज में के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडीहावा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपर्युक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी वही क्वेश्चन है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थल पर कृषि का अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ये कौन है? मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में कहाँ से प्राप्त हुए कृषि और पशुपालन? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थल से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है।
तो ये केवल एक सही हो जाएगा इसका। प्राचीनतम प्राचीनतम इसमें था जौ और गेहूं था, धान नहीं था, तो ये केवल एक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों के में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश से प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न धान है, जो जौ नहीं। अतः केवल एक सही है। अच्छा, उसमें प्राचीनतम साक्ष्य में धान है, जौ वाला नहीं था उसमें। मेहरगढ़ से जौ और मेहरगढ़ से जौ, और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ प्राचीनतम साक्ष्य में जौ धान हो जाएगा, जौ नहीं था। मेहरगढ़ में जौ और गेहूं का था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छारी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणित तिथि लगभग सातवीं शताब्दी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये कौन सा है मध्य पाषाण काल में? एक तो था मध्य प्रदेश के आदमगढ़, और दूसरा बागौर था राजस्थान वाला। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। निम्नलिखित में किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चाल्कोलिथिक किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। आहर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है आहर सभ्यता। तो देखेंगे यहाँ पे, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये तो सही होगा, क्योंकि तांबा वो गलाते थे, इसी से तो वो औजार बनाते थे, तो ये सही हो जाएगा। क्या इसमें सही विकल्प का चयन करना है? ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, आहार सभ्यता के लोग, तो ये चावल से परिचित नहीं थे, तो ये सही सही है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि चावल और जो ये धान सब की खेती होती थी। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। धातु का काम करना यहाँ, क्योंकि वहां पे तो हम चांद या थी तांबा का ही कारखाना फैक्ट्री लगा था, तो उसका काम था, तो ये सही हो जाए। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर समानता सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई, ये भी सही है। तो इसका 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1, 3 और 4, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखते हैं। आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति स्थल है। आहार या बनास संस्कृति उत्तर हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। आहार संस्कृति बनास संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं जौ चावल से परिचित थे। आहार का एक अन्य नाम ताम्बवती तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिसमें सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुआयत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गोलाकार मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे।
धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जिस पर समानांतर सफेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। इस प्रकार ए उत्तर सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आहार अथवा वनाश संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? चंडीगढ़ पीसीए 2024 में पूछा गया है। तो ये किसके समकालीन थे? तो ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो ये कौन सा स्थान है? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण युग से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? संकालिया ने किया था। तो एच.डी. संकालिया ने किया था नौदा टोली का उत्खनन। यहाँ देखेंगे नौदा टोली का उत्खनन मध्य प्रदेश में जो है 1957 से 59 में डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया तथा एस.बी. देव एवं जेड.डी. अंसारी द्वारा कराया गया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, जिसकी तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये नौदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत स्मारकों की पहचान की गई है कहाँ पे? तो ये सब जो मर जाता था उसको मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में ये सब। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्वान थी। इस समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में से निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पीट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलेमन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय और मेहिर इत्यादि। 29 नंबर देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का टीला तो ये कहाँ था? संगनकल्लू कर्नाटक में वहां। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र है। अब तक लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये है अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटका की गुफा से ही प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार
भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये कौन सा किया था? ये किया था बी एस वाकानकर। ये क्वेश्चन नंबर 31 था। इसका 31 का इसका व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक चित्र शैली का श्रेष्ठ उदाहरण। इसकी खोज 1957 में बी एस वाकनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। डॉक्टर विष्णुधर वाकानकर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? तो ये किया था 1957 से 58 में। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो विष्णुधर वाकानकर ने खोज किया था इसका। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर श्री वाकानकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णुधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है, अतः इसका निकटतम उत्तर सी होगा। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ओसीपी गैरिक मृदभांड पात्र, तो ये कहाँ था? हस्तिनापुर में। गंगा यमुना द्वाब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड ओसीपी कहा गया है। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर में की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीवी लाल ने के निर्देश में हुआ था। किसने किया था? बीवी लाल के निर्देश में। ताम्राशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर किस तरह से दफनाते? तो ये दिशा पूछ रहा है किधर से किसे, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमावाद, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों में फर्श के नीचे दफनाने जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम कश्मीर का था, वहां से प्राप्त हुआ है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्ज होम से नवपाषाण अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है। गर्तावास गड्ढों वाला घर भी यहाँ से प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? तो ये कौन सा है? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर वाला। गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो गर्तवास साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से, गड्ढा वाला घर। निम्नलिखित को मिलान करना है। यहाँ देखेंगे पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल किधर हो जाएगा आपका? सोहन नदी घाटी में हो जाएगा इसको इधर पूरा पाषाण। और मध्य पाषाण काल आपका हो जाएगा भीमबेटका की गुफा। नव पाषाण काल ये हो जाएगा बुर्जहोम। और ताम्र पाषाण काल ये हो जाएगा बनास घाटी। तो मिलान कीजिए यहाँ पे। ए का 4 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। पूरा पाषाण काल सोहन घाटी, सोहन नदी घाटी। मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा। नव पाषाण काल बुर्जहोम। ताम्र पाषाण काल बनास घाटी।
क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखते हैं, पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान स्थान है। तो नेवासा था आपका, नेवासा है आपका महाराष्ट्र में। ईसामपुर कर्नाटक में हो जाएगा। डीडवाना तो राजस्थान में है। और गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु में हो जाएगा। गुडियाम गुफा तमिलनाडु में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी का दो ये हो जाए ए का 3 और डी का 2। यहाँ देखिए, नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुडियाम गुफा तमिलनाडु। निम्नलिखित युग्मों को मिलान कीजिए। ऐतिहासिक स्थल, स्थान और ख्याति कारण। बुर्ज होम क्या था इसमें? इसमें क्या कहा गया, कौन सा सही सुमेलित है? तो ये तो गलत है। बुर्ज होम में शैलकृत देव मंदिर नहीं था। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्रप्रशांत 3 तो सही है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा ये भी सही होगा। तो ये 2 और 3 हो जाएगा। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल में गर्तावास के साक्ष्य प्राप्ति हुए। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करते हैं। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र वनाग्र मछली पकड़ने की कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। क्वेश्चन 45 देखेंगे। ये IAS 2024 में पूछा हुआ है। तो इसमें है निम्नलिखित पे विचार। पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण। उपर्युक्त में से कौन सी पंक्ति में दी गई सूचना सही सुमेलित है? यानी कि कौन सी सूचना सही इसमें दिया गया है वो सुमेलित करना है। इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण स्थल है। मंगडू केरल महापाषाण स्थल है। सालिगहुंड, तो ये ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणिक स्थल और मंगडू केरल में है महापाषाणिक स्थल। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह उड़ीसा में नहीं है। पश्चिम बंगाल में चंद्रकेतु पुरातात्विक अध्ययनों से यहाँ बृहद दीवारों वाला एक महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह शहर होने के पता चला है। अतः पंक्ति 1 में दी गई सूचना सुमेलित नहीं है। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक उत्तर हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। यहाँ से ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः 2 में दी गई सूचना सही है। मंगडू केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण उत्खनन महापाषाण मेगालिथिक स्थल है। यहाँ से महापाषाणिक स्थल समाधियां प्राप्त हुई है। अतः पंक्ति 3 में दी गई सूचना सही सुमेलित है। सालिहुंगम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित सालिहुंडम एक प्राचीन बौद्ध संघाराम का मुख्यालय था जिसका निर्माण लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है।
जो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक फला फूला। पहाड़ी के शिखर पर एक गोलाकार स्तूप चैत्य है, जबकि ढलान पर विहार फैले हुए हैं। यहाँ से प्राप्त बौद्ध अवशेषों से पता चलता है कि सालीहुंडम बौद्ध वास्तुकला की उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिलन स्थल था। उत्खननों में यहाँ 4 स्तूप, एक चैत्यगृह, संरचनात्मक मंदिर और एक बौद्ध धर्म के 3 चरणों थेरवाद, महायान और ब्रजयान को दर्शाने वाली कई मूर्तियां मिली है। हालांकि यहाँ कोई शैलकृत गुफा मंदिर नहीं मिले हैं, अतः पंक्ति 4 में दी गई सूचना सही सुमेलित नहीं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लखैया में है, लेखैया में। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 में 1 से मध्य पाषाण कालीन लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत अवस्था में प्राप्त हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। नीचे दिए गए एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, और कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये ए और 2 दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाए? ए और आर दोनों सही है, इसका सही व्याख्या भी है, तो ए हो जाएगा इसका। जी.आर. शर्मा ने सराय नहराय की खुदाई के बाद यह अवधारणा की कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोग गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये कौन सा हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। 49 क्वेश्चन देखेंगे। 49, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैयार किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है स्थित, मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो आगे अब आ गया है संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या क्या आपको और चाहिए, उस पर हम वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।